नमस्कार, मैं हूं सुबोध मिश्रा। कृषि भूमि में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम हमेशा कमोडिटी की खबरों के साथ आते हैं और अपने जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ आसान भाषा में इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। आप लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। इस समय हमारे साथ हैं अजय केडिया जी, जो कमोडिटी किंग माने जाते हैं, साथ ही ये जो केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर भी हैं। सर, सबसे पहले तो कृषि भूमि में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी, मुझे बुलाने के लिए। सर, हम अक्सर बात करते हैं तो आज भी मैं, क्योंकि सोने चांदी की ही सबसे बड़ी आजकल उथल पुथल चल रही है, लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी ज्यादा है। यही वजह है कि हम सोने चांदी को जरूर लेते हैं कमोडिटी में। सर, आज की अगर हम शुरुआत करें और सोने चांदी पे ही करें, तो मैं जानना चाहूंगा सर, अगर पिछले हफ्ते का अगर देखा जाए तो पिछले हफ्तों में जो लाइफ टाइम जो हाइक मारा था सोना चांदी ने, ठीक है, और उसके बाद फिर अभी आप पिछले दिनों देखिए कि इसने गिरावट के भी संकेत देने शुरू कर दिए। अगर हम बात करें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक की, तो अगर हम डोमेस्टिक की ही सिर्फ अगर बात करें तो तकरीबन 2000 का डिफरेंस आ चुका है। जो नीचे है, सोना जो है वो 2000 तक नीचे आ चुका है। तो सर, क्या लगता है ये जो गिरावट है क्या संकेत दे रहा है? नमस्कार सुबोध। बिल्कुल ये साल सोने के लिए काफी अच्छा रहा है, जहां पे हमने सोने में पिछले हफ्ते लाइफ टाइम हाई लगते हुए देखा। इंटरनेशनल में हमने 3037 तक का 57 का हाई ऑलमोस्ट लगते हुए देखा है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा पिछले हफ्ते जब मार्केट स्पाइक किया तो 89,876 के आसपास का हाई, मतलब 90,000 का जो मैं व्यू लेके बैठा था वहां के करीब जाता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि हाई से हमने 2000 पॉइंट की गिरावट अब तक गोल्ड में देखी है। देखिए, अगर मैं एनालिसिस करता हूं कि फंडामेंटल में क्या चेंजेस है, तो मुझे लगता है अभी भी फंडामेंटल काफी मजबूत है सोने चांदी के लिए। उदाहरण के तौर पे सोने को सपोर्ट कब मिलता है? जब युद्ध जैसी सिचुएशन होती है। तो हम देखते हैं रशिया यूक्रेन में पीस टॉक की बात हो रही थी, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने एनर्जी सीज फायर करवा दी थी। लेकिन उसी दिन शाम को हम देख रहे हैं कि दोनों में युद्ध और बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वहीं मिडिल ईस्ट के अंदर हमने 19 जनवरी को सीज फायर होते हुए देखा इसराइल और हमास के बीच में। बट अब वहां पे भी हमने देखा इसराइल ने हमला किया और 400 लोगों के आसपास की मौतें हुई। वो भी एस्केलेट हो चुका है। यूएस ईरान पे कहीं ना कहीं कंसर्न से कुछ एयर स्ट्राइक्स भी हुई। तो इतने सब जियोपॉलिटिकल में चल रहा है तो गोल्ड को सपोर्ट मिलना ही चाहिए। सेंट्रल बैंक की बाइंग 2024 तक काफी शानदार रही और अब तक ऐसी कोई अटकलें नहीं दिखाई दे रही है कि अब सेंट्रल बैंक आगे जाके बाय नहीं करेगा। वो भी कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि चाइना है, ईरान है, पोलैंड है, इनके अभी भी हमने देखा कि सेंट्रल बैंक की बाइंग है। तीसरा, ईटीएफ। जिस ढंग से इक्विटी मार्केट गोता लगाता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद से लोगों को कहीं ना कहीं सोने पे विश्वास ज्यादा बढ़ा है। तो आप देखिए ईटीएफ के अंदर बाइंग बढ़ते हुए दिखाई दी। पिछले हफ्ते चाइना से जो हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का डेटा आया है वहां पे भी दर्शाता है कि स्लो डाउन अभी भी चाइना में जारी है, जिसके चलते सोना उनके लिए भी पहला हम बोल सकते हैं पसंद है। जैसे इंडिया में भी हम सोने को बाय करते हैं, वैसे चाइना भी सोने को पसंद करता है। इसके अलावा भी हम देखें डॉलर इंडेक्स में गिरावट चल रही है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है, रिसेशन का फियर है, फेड रेट कट कंटिन्यू रखेगा। तो अभी भी उसमें कहीं पे भी कमी नहीं आई। फिर गिरावट क्यों आई है 2000 पॉइंट की? तो मुझे लगता है ऊंचे लेवल पे बाइंग रुक सी गई है। फिजिकल मार्केट में हम देख रहे हैं ऊंचे भाव पे लेवाली नहीं आ रही। सामने अक्षय तृतीया है और ये एक ऐसा त्योहार है जहां पे एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ रहता है। बट ऊंचे भाव पे मुझे लगता है कि बिल्कुल डिमांड नहीं आ पा रही है। इसके लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा है। वहीं टेक्निकल चार्ट्स पे अगर मैं देखता हूं तो गोल्ड के मंथली चार्ट पे 81 का लेवल दिखाई दे रहा है, जो टेक्निकली मुझे दिखाता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। तो मैं कोई बड़ी मंदी की आशंका लेकर नहीं बैठा हूं। मुझे लगता है थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। जो डॉलर टर्म्स में जब तक प्राइजेस 3070 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि फिर से हम 2956 का लेवल टूटता हुआ देखेंगे और नीचे में 2880 भी जा सकते हो। टेम्पररी मुझे लगता है एक करेक्शन ड्यू है। ओके सर। अच्छा सर, अभी आजकल बड़ी अगर हम बात करें हैं 2 अप्रैल की, जो 2 अप्रैल को लेकर के काफी लोगों में बातचीत है, चर्चा है। तो अगर आपके हिसाब से पूछूं तो क्या 2 अप्रैल को ऐसा क्या होने वाला है? और दूसरा, जैसे टैरिफ की बात ही अगर बात करें, तो जो रेसिप्रोकल टैरिफ है जो डोनाल्ड ट्रंप को बात कर रहे हैं कि लगाने के लिए, तो क्या लगता है उसका असर क्या पड़ेगा? और 2 अप्रैल वाकई ही महत्वपूर्ण है?
देखिए, अब तक तो मैं 1 अप्रैल सुनते आया हूँ, बचपन से सब बोलते थे 1 अप्रैल आ गया, अप्रैल फूल बन गए। लेकिन अब 2 अप्रैल की बात आने लगी और लिटरली डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ना मुश्किल ही है, बिकॉज क्या वे में वो काम कर रहा है किसी के क्लियरिटी नहीं है। एक चीज ये जरूर है, वो स्टूड बिजनेसमैन है। और अब तक हमने पिछले 2 महीनों में देखा है कि जो भी पॉलिसीज है उसकी, वो क्लियर कट है कि अमेरिकन फर्स्ट। एंड इसी के चलते हमने देखा जो टैरिफ वॉर है या डराने का काम है वो हो रहा है ताकि यूएस को बेनिफिट मिले। बट मेरा व्यू है कहीं ना कहीं ये एक गलत तरीका हो सकता है, बिकॉज आज हम यूएस की बात करें तो यूएस कनाडा के इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है। या मैक्सिको से बात करें तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स पार्ट है ये मैक्सिको यूएस को सप्लाई करता है। तो इनकेस अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ और लग जाता है, तो आप ये सोच के देखिए जो कंपनी यूएस में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो सप्लाई बाहर से मंगाती है उनके लिए कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये यूएस के लिए नेगेटिव हो सकता है। इसी के तर्ज पे हमने अभी तक डॉलर इंडेक्स में गिरावट भी आती हुई दिखी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा सा 2 अप्रैल तक का वेट करना चाहिए। क्लैरिटी मार्केट में बिल्कुल नहीं आ पा रही है, बट हाँ, अनसर्टेनिटी जरूर बनी हुई है। तो आई थिंक अगर टैरिफ कंटिन्यू रहता है तो हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे कि अनसर्टेनिटी थोड़ी सी बनी हुई है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि गोल्ड के लिए जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो हम गोल्ड में तेजी देखते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बिकॉज मेरे को भी क्लैरिटी नहीं है कि अगर टैरिफ नहीं लगा तो हो सकता है हम प्रॉफिट बुकिंग देख पाए। लेकिन अगर टैरिफ लग जाता है तो हो सकता है और चीजें बिगड़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रिसेशन फियर होगा। उसमें गोल्ड तो चमकेगा बट अभी बोलना मुश्किल है। तो अंदर से until चीजें क्लियर नहीं होती है और 3070 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, तब तक पॉसिबल है कि हम 2880 2900 तक का एक पुल बैक देख पाए। तो थोड़ा कॉशियस रहिए अगले 10 दिन। अच्छा सर, इसको मैं एक लाइन में थोड़ा सा पूछना चाहूंगा ताकि दर्शकों के पास आसानी से बात जाए कि इस अनसर्टेनिटी के दौर में जिस तरह से चल रहा है, ये जो तेजी की कहानी खत्म होगी या जारी, क्योंकि 2000 रुपए जिस तरह से गिरा है और हम सोच रहे थे ऊपर जाएगा, तो क्या लगता है क्या रणनीति है जिसको आप सपोर्ट करेंगे ऐसे टाइम पे जब समझ ही नहीं आ रहा, अनसर्टेनिटी का टाइम है? एक कहानी जो है तेजी की जो खत्म हो रही है, या जारी रहेगी, या फिर कुछ और? देखिए, मुझे लगता है वी आर इन सेंटर ऑफ अनस्टेबिलिटी जो पूरे इकोनॉमी में बने हुए हैं, और साथ में डोनाल्ड ट्रंप का तड़का लगना। बिकॉज अब तक तो हम समझ रहे थे कि कोविड है, कोविड खत्म हो जाएगा, चीजें इंप्रूव हो जाएगी। फिर रशिया यूक्रेन का युद्ध आता है तो हम बोलते हैं बस अब ये युद्ध खत्म हो जाएगा, चीजें चेंज हो जाती है। मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी चालू, ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स और टैरिफ है, ये कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी क्रिएट कर ही रहा है। तो जब जब अनसर्टेनिटी क्रिएट रहेगी गोल्ड में तेजी आएगी। बट अब ये लगने लग गया है कि अगर मैं 2 साल का चार्ट देखता हूँ सुबोध जी, तो मुझे लगता है $1600 वाली कमोडिटी डबल हो जाती है। मतलब आज मोटा मोटी आप समझ लो 3100 के करीब पहुंच चुके हैं। तो जी। हमने 3100 3200 तो डबल हो चुका है 2 साल में। और कोई भी असेट क्लास वेरी शॉर्ट पीरियड में जब इतनी बड़ी तेजी दे देता है, तो उसके बाद एक होता है टाइम करेक्शन और एक होता है टेक्निकल करेक्शन। स्टोरी खत्म होते हुए नहीं दिख रही, क्योंकि सेंट्रल बैंक है, डी डॉलराइजेशन है, इन्फ्लेशन है, रेट कट्स अभी जारी है, तो ये सब सपोर्ट ही करेंगे। बट मुझे ऐसा फीलिंग नहीं है कि करंट लेवल पे मैं बाय करूं, क्योंकि आज अगर मैं $3000 पे बाय करूं तो क्या टारगेट लेके चलूं? 3200 3500? तो ये 400 500 डॉलर की ही गेन हुई। लेकिन यहां से अगर एक टाइम करेक्शन हो जाता है, टाइम करेक्शन का मतलब होता है कि कुछ समय में, जैसे हमने 2011 में एक बड़ी तेजी देखी, सोना 32,000 का भाव दिखा देता है। लेकिन आप देखोगे तो 2011 से लेकर 2016 के बीच में ये हाई टूटता नहीं है और मार्केट ना ही 27,000 के नीचे जाता है ना 32,000 के ऊपर जाता है। एक टाइम करेक्शन आ गया, मतलब 4 5 साल मार्केट एक दायरे में रहा है, फिर एक तेजी स्टार्ट करता है। तो सिमिलरली या तो करंट लेवल से मुझे लगता है एक बड़ा टाइम करेक्शन रहना चाहिए 2 3 साल के लिए, लेकिन वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन सभी फैक्टर सपोर्टिव है एज ऑफ नाउ। तो एक बार एक टेक्निकल करेक्शन मुझे लगता है ये साल में, जैसे मैंने पहले भी फर्स्ट इंटरव्यू में आपको कहा भी था कि 2025 का फर्स्ट हाफ बहुत तेज का रहेगा और सेकंड हाफ में एक बड़ा करेक्शन भी रहेगा। तो अभी भी मैं मान के चलता हूं एक करेक्शन तो मार्केट में ड्यू जरूर है। बट यहां से घूम गया है मार्केट, अब बड़ी मंदी रहेगी, वो एज ऑफ नाउ कोई ऐसे सिग्नल नहीं है मेरे पास। बट हाँ, मैच्योर जरूर होता हुआ दिखता है। जो हमने पिछले 2 सालों में 20-20% की तेजी देखी है, ये साल में अब तक हमने 15-16% की तेजी देख चुके हैं। व्हाट नेक्स्ट?
तो वो मेरे को नहीं दिखाई देता। तेजी दिखेगी बट थोड़ा सा थमता हुआ नजर आएगा, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगले 15-20 दिन में और ज्यादा क्लैरिटी आते हुए दिखाई देगी। मतलब जो अभी प्रेजेंट का है तो उसमें करेक्शन होके आसपास ही इसका रहने की उम्मीद ज्यादा रहती है। बिल्कुल सर। देखिए इतनी बड़ी तेजी आ गई है, अगर मैं देखूं $100 की तेजी जैसे मैं बता रहा हूं, तो अगर यहां से अगर $300 $400 का करेक्शन आ भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में $2800 तक का सपोर्ट है। अगर साल भर की बात करूं तो मुझे लगता है 2550 तक के भी बेस बनते हुए दिखाई देंगे। तो वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम होने वाली है अगले 7-8 महीने। ओके। अच्छा सर, अगर इसके साथ साथ मैं रुपए की भी अगर बात करूं, रुपया में बड़ा अच्छा मजबूती उसने भी देखी। क्या लगता है उसके साथ ऑल टाइम जो जिस तरह से हाई में रुपए भी आया मजबूत हुआ, तो रुपए की भी स्थिति और मजबूत होगी या फिर क्या रहेगा उसका? पिछले 2 साल से हमने देखा पूरे एशियन करेंसीज या इनफैक्ट सभी करेंसीज में हमने डिटोरेशन देखा। रुपया भी काफी बड़ी गिरावट दिखाता हुआ दिखाई दिया और ऐसा लगने लग गया था कि मार्च से पहले पहले आते आते ही हम 90 क्रॉस कर जाएंगे। बट आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने काफी अच्छे स्टेप्स लिए, जिसके चलते हमने पिछले 1-1.5 महीने की अगर मैं बात करूं तो 1-1.5 महीने में हमने एक अच्छी रिकवरी देखी। उसमें पहला कारण रहा डॉलर इंडेक्स में गिरावट। तो जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में गिरावट थी, रुपए को मजबूती मिलता हुआ दिखाई दिया। साथ में हम देख रहे हैं कि हमारी जो फॉरेन रिजर्व्स है उसमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दी है, जिसका एक सपोर्ट मिला है कच्चे तेल से। क्योंकि जो कच्चा तेल जनवरी में $83 ब्रेंट पहुंच चुका था, वो आज 72 पे ट्रेड कर रहा है। तो कच्चे तेल में जो 2 महीनों से 3 महीनों से गिरावट रही है ऊंचे भाव से, उसका बेनिफिट मिला, इसलिए फॉरेक्स रिजर्व बढ़े, उसकी वजह से रेटिंग हमारी अपग्रेड होते हुए दिखाई दी। एंड ये सब कारणवश ही हमने रुपए में मजबूती लौटते हुए दिखी। बट आई डाउट कि ये मजबूती कंटिन्यू रहे, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है और अब तो हमारे सामने डोनाल्ड ट्रंप भी है। तो रेंज अगर मैं पकड़ूं अगले 1-1.5 महीने की, तो मुझे लगता है कि 85-40 से लेकर 87-20 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। बट ये साल हम रुपए में गिरावट बढ़ते हुए देखेंगे। ओके सर। सर बहुत अच्छा रहा और काफी अच्छे से आपने बता दिया, और इस हफ्ते का भी और आगे के लिए भी लोगों के लिए। सर फिलहाल अभी हम यहीं से ही आपसे इजाजत चाहेंगे। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।